अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ फरजाना गिलानी का अंधेरी रात में जुगनू, जो कि बहुत प्यारा नावल है और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर अंधेरी रात में जुगनू बाय फरजाना गिलानी। तुम पैकिंग कर लो, हम आज यहाँ से जा रहे हैं। वो गोया हुआ। मेरी प्रमोशन हो गई है, ऑफिस की तरफ से घर भी मिला है। अहमर बालों में ब्रश करते हुए उससे मुखातिब था। कुछ दिनों तक गाड़ी भी मिल जाएगी। ब्रश वापस ड्रेसिंग टेबल पर रख कर अहमर उसकी तरफ मुड़ा। वो उसकी तरफ ही देख रही थी। निगाह मिलने पर रुबाब सूरज से नजरें झुका गई। तुम पैकिंग कर लो, मैं आधे घंटे तक आमिर से गाड़ी लेकर आता हूँ। वो कमरे से बाहर निकलता चला गया। रुबाब ना तो खुश थी और ना उदास, बल्कि अजीब सा इत्मीनान महसूस कर रही थी। चचा ने तो हर ताल्लुक ही ख़त्म कर लिया है। चलो कम से कम लोगों की जहर भरी बातों और नज़रों से तो जान छूट जाएगी। इस मोहल्ले से दूर जाऊं तो शायद नसीब से नहूसत का साया भी दूर हो जाए, उसे सोचा और ठंडी सांस भर कर उठ खड़ी हुई। गाड़ी से उतरकर वो अहमर के साथ खड़ी हो गई। इतनी देर में वो गेट खोल चुका था। उसने कुछ झिझकते हुए अंदर कदम रखा। घर तो खूबसूरत है। वो वहीं पोर्च के कोने में खड़ी घर का जायजा ले रही थी। अहमर गाड़ी के अंदर ला कर गेट लॉक कर चुका था। अहमर अपने दोस्त आमिर की गाड़ी लाया था। वो भी उसी एरिया में रहता था। डिक्की से सामान निकालने के बाद वो रुबाब की तरफ देखे बगैर अंदर की जानिब बढ़ गया। रुबाब ने भी उसकी तकलीद की और उसके पीछे पीछे अंदर आ गई। लाउंज में सामान रख कर वो किसी कमरे में चला गया। रुबाब वहीं सोफे पर बैठ गई। 10 मिनट बाद जब वो दोबारा वहां आया तो वह हनूज उसी पोजीशन में बैठी थी। तुम अभी तक यहाँ बैठी हो? देखो मेरे पास रस्मी बातों के लिए ना वक्त है और ना टेम्परामेंट। ये इस साइड में जो कमरा है, तुम अपना सामान इधर रख दो। वो बात मुकम्मल करके फिर कमरे में गायब हो गया। रुबाब अपना सामान जो एक बैग पर मुश्तमिल था उठाकर उसके बताए हुए कमरे में आ गई। कमरे की सजावट में सादगी का उनसर गालिब था। चारों तरफ तायराना नजर डालते हुए उसे बैग एक साइड पर रखा और खुद आईने के सामने आ रुकी। कुछ देर आईना देखते रहने के बाद वो दुपट्टा बेड पर उछाल कर बैग से कपड़े निकाल कर वॉशरूम में घुस गई। 10-15 मिनट तक शॉवर लेने के बाद वो कदरे फ्रेश होकर बाहर निकली थी। गीले बाल सुलझाकर दुपट्टा शानों पर फैलाकर बाहर आ गई। भूख से बुरा हाल हो रहा था और अहमर गायब था। वो लाउंज के बीचों बीच खड़ी यही सोच रही थी कि अहमर को कहे या ना कहे कि वो आ गया। वो किचन किस तरफ है? मैं जाकर खाने को कुछ बना लूँ। उसकी सवालिया नज़रों के जवाब में वो जल्दी से बोली। उसे गैलरी के कोने में मौजूद दरवाजे की तरफ इशारा किया। रुबाब चुपचाप किचन में आ गई। वो भी उसके पीछे आ गया। मैं खाना बाजार से ले आता हूँ, कुछ सामान तो है बाकी। जिस चीज़ की ज़रूरत हो कल तुम लिस्ट बना देना, मैं ले आऊँगा। तुम गेट बंद कर लो, मैं बाजार जा रहा हूँ। अहमर ये कहकर चला गया। सुबह उसकी आंख मामूल से कुछ देर से खुली। उनकी शादी को 1 माह से ज़्यादा हो गया था, इसलिए वो अहमर की रूटीन से काफ़ी हद तक वाकिफ हो गई थी। उसके पास आधा घंटा था। उससे जल्दी जल्दी आटा गूंदा। उसके बाद ऑमलेट के लिए प्याज काटी। साथ ही दूसरे चूल्हे पर चाय के लिए पानी भी रख दिया। अहमर के कपड़े उसे कल दोपहर में ही 4 सूट प्रेस करके उसकी वार्डरोब में लटका दिए थे। चाय का पानी खोलने लगा तो उसे पत्ती डाल दी जो वो जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। अब सिर्फ पराठे बनाने थे। उसे तवे पर पराठा डाल दिया और दूसरे पराठे के लिए पेड़ा बनाने लगी। ये बटन लगा दो। अहमद ने शर्ट उसकी तरफ बढ़ाई। वो शर्ट देकर चला गया। उसे सुई तलाश की मगर कहीं ना मिली तो वो शर्ट लेकर उसके कमरे में आ गई। आप कोई और शर्ट पहन लें। क्यों? वो चुपते हुए लहजे में उसकी तरफ देख कर बोला। वो वो सुई नहीं है। रुबाब उसके लहजे और अंदाज पर गड़बड़ा गई। साइड टेबल की दराज में देखो, रील में लगी होंगी। उसे दराज को ली। दूसरी दूसरी दराज में काफ़ी तलाश करने के बाद सुई धागा मिल गया। उसे जल्दी से बटन लगाने की कोशिश की, मगर उसके बटन लगाने से पहले ही वो दूसरी शर्ट निकाल कर पहन चुका था। उसे शर्ट अहमर की तरफ बढ़ाई तो उसे शर्ट लेकर एक तरफ पटक दी और लंबे लंबे डग भरता किचन में चला गया। उसको समझ नहीं आ रही थी कि आखिर अहमर को किस बात का गुस्सा है। वो किचन में आई तो अहमर वहाँ पहले से मौजूद था। पराठे का हशर देख कर झुंझला कर रह गया। वो जल्दी में चूल्हा बंद करना भूल गई थी, जिसकी वजह से पराठे के दरमियान में स्याह गोल दायरा बना हुआ था और उससे धुआं निकल रहा था। अहमद गुस्से से पांव पटकता बगैर नाश्ता किए ऑफिस चला गया। रुबाब की आंखें डुबडुबा गईं। उससे सर दोनों हाथों में गिरा लिया। आंसू रवानी से बहने लगे थे। पता नहीं अहमद को क्या हो रहा है। शायद वो भी कुछ तंग आ गया है। आखिर उस बेचारे का कसूर ही क्या था? रुबाब आंसू बहाने में मसरूफ थी कि वो दोबारा अंदर आया था। उसने निहायत सूरत से सर उठाया और फिर झुका लिया। क्यों रो रही हो? अहमद ने बेनियाजी से पूछा। वो खामोश रही। वो फाइल लेने आया था, कमरे से फाइल लेकर आया। मैं जा रहा हूँ, गेट बंद कर लो। गेट बंद करके वो बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ गई। कनूतियत ने एकदम से उसके अंदर डेरा जमा लिया था। अंदर उदासी सी फैल गई।
ماضی کی طرح اس کا حال بھی اچھا نہیں تھا، ماضی جو اس کو کسی زہریلے ناک کی طرح ہر وقت ڈستا تھا، ماضی جو ذلت اور اذیت بھری مصیبتوں کی گٹھڑی تھا، اب بھی اس کے سر پر کسی بھاری بوجھ کی طرح تھا۔ رباب ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آئی تھی کہ اس کے ماں باپ میں اس کے کی وجہ سے جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس کی ماں کا خیال تھا کہ ابھی وہ کوئی مصیبت اپنے گلے میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ اس کے والد ابرار احمد کو بچے بہت پسند تھے، ان کی شدید خواہش تھی کہ ان کے بھی بچے ہوں۔ ان کی شادی کو 3 سال سے زیادہ ہو گئے تھے۔ تابندہ بیگم کی شادی ان کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ تابندہ بیگم ابرار احمد کی خالہ زاد تھی۔ یہ شادی تابندہ بیگم نے اپنی ماں کے مجبور کرنے پر کی تھی۔ رباب 2 برس کی تھی جب تابندہ بیگم نے ابرار احمد سے طلاق لے کر اپنے کلاس فیلو ندیم قریشی سے شادی کر لی۔ رباب 10 برس کی ہوئی تو ابرار احمد کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ وہ اب چچا تاج احمد اور ان کی بیوی آسیہ کے رحم و کرم پر تھی۔ تاج احمد کو تو کبھی خون کی کشش کھینچتی، مگر آسیہ بیگم کو تو اس سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ صبح اٹھتے ہی جو تانوں کا سلسلہ شروع ہوتا، رات گئے تک جاری رہتا۔ صبح ہی صبح آسیہ بیگم رباب پر چیخ رہی تھی۔ اس کی غلطی یہ تھی کہ اس کو بخار تھا، جس کی وجہ سے وہ روزانہ سے کچھ دیر سے اٹھی۔ اب بخار کی حالت میں وہ جیسے تیسے کام کر رہی تھی، مگر آسیہ بیگم کہاں بخشنے والی تھی۔ سارا دن پڑی رہتی ہے مہارانی صاحبہ، پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہے یہ جو میری جان کو عذاب کیا ہوا ہے اس منحوس نے۔ بے حیا سارا دن پلنگ توڑتی رہتی ہے، نواب کی اولاد۔ ماں وہاں بیٹھی عیش کر رہی ہے اور یہ روگ میری جان کو لگا گئی۔ آسیہ بیگم کی زبان زہر اگل رہی تھی۔ جیسی ماں ویسی بیٹی، دیکھ لینا تاج احمد، ایک دن تیری بھتیجی تیری ناک کٹوائے گی۔ چچی کی زبان تیر برسا رہی تھی اور رباب آنسو ضبط کر رہی تھی۔ میں کہتی ہوں میرے بھائی میں ایسی کیا کمی ہے جو تم نہیں مانتے؟ اس کے لیے کوئی شہزادہ نہیں آئے گا۔ ویسے بھی آج کل تعلیم کو کون دیکھتا ہے؟ کیا ہوا جو باقر مڈل سے آگے نہیں پڑھ سکا، اچھا کماتا ہے، اور اب اس نواب زادی کو بھی کالج سے اٹھوا لو۔ مفت میں پیسے برباد مت کرو، میرے بھائی نے اس سے نوکری تھوڑی کروانی ہے، میں تو تمہارے بھلے کے لیے کہتی ہوں۔ آسیہ بیگم لہجے میں مٹھاس بھر کر تاج احمد کو آرام کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ دیکھو نہ تو کوئی جہیز دینا پڑے گا، نہ کوئی دوسری فکر۔ گھر کی لڑکی گھر میں رہے گی، رشتہ داروں اور محلے والوں کو پتہ ہے کہ اس کی ماں کیسی عورت تھی، اور لوگ تو بیٹی کو ماں کی مثال سمجھتے ہیں۔ تاج احمد کو خاموش دیکھ کر آسیہ بیگم مزید شیر ہو گئی تھی۔ میں رباب سے ناراض رہتی ہوں، اس کو برا بھلا کہتی ہوں، مگر اس کے اپنے بھلے کے لیے، تاکہ وہ گھر کے کاموں میں دلچسپی لے۔ کل کو لوگ تو مجھے ہی کہیں گے کہ کیسی تربیت کی ہے، میں کوئی اس کی دشمن تھوڑی ہوں۔ رباب کو چچی کے بھائی باقر سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ ہفتے کے 7 دن ان کے گھر ہی پایا جاتا تھا۔ جب تک باقر یہاں موجود رہتا وہ عجیب سے خوف کا شکار رہتی۔ اس کا کوئی کام بھی شریف لوگوں جیسا نہ تھا۔ جوا، نشہ اور ایسے ہی تمام کام اس کا اوڑھنا بچھونا تھے۔ رباب کو اس کی غلیظ نگاہیں جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ خاندان والے اس کو پسند نہیں کرتے تھے، 2 مرتبہ جیل بھی جا چکا تھا۔ اب آسیہ بیگم اس کو لاوارث سمجھ کر اس کی شادی اپنے نکھٹو جاہل عیاش بھائی سے کرنا چاہتی تھی۔ آسیہ بیگم کو اس سے زیادہ اس کے گھر میں دلچسپی تھی۔ یہ گھر جس میں وہ نوکروں سے بھی بدتر حالت میں رہتی تھی، اس کے بابا کا تھا، جو اب اس کے نام تھا۔ آسیہ بیگم نے باقر سے رباب کی شادی ہر حال میں کروانی تھی۔ اس کے لیے آسیہ بیگم نے رباب کو بدنام کر دیا تھا، تاکہ اس کو اس کا رشتہ نہ مانگ لے، اور اگر کوئی رشتہ بھولے سے آ بھی جائے تو ان کو آسیہ بیگم اس کے بارے میں ایسی ایسی کہانیاں سناتی کہ وہ خود بھی ان باتوں کو سن کر سوچتی کہ شاید میں ایسی ہی ہوں، اور فیصلہ ان پر چھوڑ دیتی۔ اس کے بعد وہ لوگ کالوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے واپس جاتے۔ رباب کو اپنی ماں سے شدید نفرت تھی، جو اس کو اپنی خواہشات اور عیش و عشرت کی وجہ سے اس اندھیری رات میں تنہا بے رحم لوگوں میں چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ سارا اس سے 1 سال بڑی تھی، جبکہ زعیم اور نعیم اس سے چھوٹے تھے۔ سارا بھی ماں کی طرح اسے نوکروں والا سلوک کرتی۔ سارے گھر کا کام رباب کے ذمہ تھا۔ آسیہ بیگم سارا دن محلے میں مٹر گشت کرتی۔ بیٹی کو اپنے جیسی فیشن کی ماری فرینڈز سے فون پر گپے مارنے سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ وہ سارا دن کولہو کے بیل کی طرح کام میں جتی رہتی تھی۔ کام وہ کرتی اور ہر آئے گئے کے سامنے تعریفیں سارا کی ہوتی۔ چچی اور سارا کو ہر خاص کام اس وقت یاد آتا جب وہ پڑھ رہی ہوتی تھی، کیونکہ آسیہ بیگم نے اس کو کالج سے اٹھوانے کی کوشش تو بہت کی تھی، مگر اس معاملے میں تاج احمد نے ان کی ایک نہ سنی۔ ساجدہ آئی ہوئی تھی اور آسیہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ رباب کو منظر سے ہٹا دے۔ ساجدہ بھائی، میں تم سے بہت ناراض ہوں، آسیہ بیگم نروٹھے پن سے بولی۔ کیوں بھائی، کیا ہوا؟ ساجدہ آسیہ بیگم کی پیار بھری ہبکی سمجھ کر مسکرا کر بولی۔ تم ہمیں اپنا نہیں سمجھتی، غیر سمجھتی ہو، آسیہ بیگم نے کہا۔ نہیں بھابھی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ وہ آنکھوں میں حیرت لیے بولی۔ اگر اپنا سمجھتی تو مہینوں بعد نہ آتی، تمہارا گھر کوئی دوسرے شہر میں نہیں ہے؟
कि तुम महीनों बाद चक्कर लगाओ, एक ही शहर में रहते हैं, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछ लेना चाहिए। वो लगावट से बोली। मैं तो फिर भी आ जाती हूँ, मगर भाभी आपसे तो इतना भी नहीं होता। साजदा ने कहा। क्या करूँ, सारा की तो मुझे कोई फिक्र ही नहीं है। मुझे तो रुबाब की तरह से धड़का लगा रहता है। सारा तो बहुत समझदार है। रुबाब ना तो घर के कामों में दिलचस्पी लेती है, ना कहाँ मानती है। सारा दिन कमरे में पड़ी ना जाने क्या करती रहती है। और रुबाब इस सफ़ेद झूठ पर आसमान की तरफ देख कर रह गई। तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाती। जवान लड़की है, कोई ऊंच नीच हो गई तो लोग तो मुझे इल्ज़ाम देंगे, मुझ पर, मेरी तरबियत पर उंगली उठाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि माँ कैसी थी, खून किसका है। सारा दिन इसीलिए घर पर रहती हूँ। ज़माना बड़ा ख़राब है, यतीम बच्ची है, इसलिए सख्ती भी नहीं कर सकती। वैसे भी हमने कौन सा इसको कहीं और ब्याना है जो फौड़पन के ताने मिलेंगे। मेरा भाई कहता है आपा तेरी मर्जी से ब्याह करूंगा, और मेरी तो मानो मुराद भर आई यतीम बच्ची के सर पर हाथ रखने की। आसिया बेगम बेहद फिक्रमंदी से गोया हुई। कोई कह सकता था कि वो कुछ देर पहले रुबाब को क्या क्या सुना चुकी है। अब माँ वाली फिक्रमंद अंदाज में उसके लिए परेशान थी। साजदा भी ईमान ले आई उनकी फिक्रमंदी पर, वरना कौन आजकल के दौर में किसी को इस तरह से पालता है। अब जल्दी से उसके फर्ज से सुबकदोश हो जाऊं तो फिर अपनी सारा के बारे में सोचूं। सारा के लिए रिश्तों की कमी नहीं है, एक से एक अच्छा रिश्ता मौजूद है सारा के लिए। आसिया बेगम के लहजे में प्यार के साथ गुरूर भी था। मगर गैरों में देने से डरती हूँ, अपने फिर अपने होते हैं। आसिया बेगम बातों बातों में साजदा को इशारा दे रही थी। मैं तो अपनों में सारा की शादी करूंगी। साजदा के दो बेटे अहमद और अमजद दोनों खुश शक्ल और बरसरे रोजगार थे, और आसिया बेगम चाहती थी कि वो किसी एक के लिए सारा को मांग ले। साजदा ताज अहमद की दूर की रिश्तेदार थी। घर 10 मिनट की ड्राइव पर होने की वजह से काफ़ी आना जाना था। सारा इंटर करके घर बैठ गई थी। उसको पढ़ने से वैसे भी दिलचस्पी नहीं थी, जबकि रुबाब को पढ़ाई का बहुत शौक था, और वो बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। रुबाब को अब ये बातें सुनकर दुख नहीं होता था। उसे इतने दुख सहे थे कि अब दुख को महसूस करना ही छोड़ दिया था। रुबाब ने सारा की तरफ देखा, जो मज़े से उसी के हाथ के बनाए हुए कबाब उड़ाने में मसरूफ थी। आसिया बेगम साजदा के आगे पीछे जा रही थी। ये पुलाव सारा ने बनाया है, कबाब तो तुमने खाए ही नहीं। सारा कबाब तो बहुत मज़े के बनाती है, ये लो ना। आसिया बेगम ने डिश आगे की और ज़बरदस्ती साजदा की प्लेट में डालने लगी। साजदा भी तारीफ करते हुए खाने से इंसाफ करने लगी, और रुबाब को समझाने लगी कि तुम भी ये सब बनाना सारा से सीख लो। रुबाब सारा इस बात में हिला कर रह गई। ज़ईन साथ बैठा था, फ़ौरन बोला, आंटी तकल्लुफ़ ना करें, ये भी लें। ये भी लें प्लीज़, ये भी सारा ने अपने खूबसूरत हाथों से बनाया है। उसने सेब उठाकर साजदा आंटी की तरफ बढ़ाया। सारा कहका लगाकर हंस दी। रुबाब ने हंसी दबाने के लिए पानी का गिलास मुंह से लगा लिया। आसिया बेगम भी फीके अंदाज में हंसी। वो शरारती होते जा रहे हो तुम, बड़ों बड़ों से मजाक नहीं करते। वो ज़ईम को घूरते हुए बोली। ज़ईम मुस्कुरा कर अपनी प्लेट पर झुक गया। उसको अपनी मुतवक्के झाड़ का सिग्नल मिल रहा था। सारा भी उसको खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। हालांकि ये काम सा मजाक था, मगर सारा को बहुत बुरा लगा। अब ज़ईम की खैर नहीं थी। ज़ईम को अपनी माँ की मुनाफकत से और झूठ बोलने की आदत से चिढ़ थी। वो भी इस घर में रहता था। सारा जो पानी भी उठकर नहीं पीती थी, वो किचन में भी इस वक्त जाती जब खाना खाना होता था। उसको रुबाब से हमदर्दी थी। वो उसको सारा की तरह अजीज थी, मगर वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि माँ की जुबान से वो भी बहरहाल डरता था। रुबाब दोपहर का खाना बना रही थी। आसिया बेगम हस्बे मामूल मोहल्ले की सैर को गई थी। नईम और ज़ईम कॉलेज और चचा दफ्तर गए हुए थे। सारा को होना ना होना बराबर था। दरवाजे पर बेल हुई तो उसे चूल्हे की आंच हल्की की और दुपट्टे से गीले हाथ पहुँचती बाहर आ गई। कौन? उसने दरवाज़ा खोले बगैर पूछा। मैं हूँ तेरा बाकिर हुसैन, दरवाज़ा खोलो, उसने लोफराना स्टाइल में कहा। रुबाब घबरा गई। वो अकेली थी। वो चची तो घर पर नहीं है और सारा सो रही है, इसलिए आप शाम को आइएगा। बाकिर को गुस्सा तो बहुत आया, मगर जब्त कर गया। अगर वो सो रही है तो क्या हुआ, तुम तो जाग रही हो, चलो दरवाज़ा खोलो। वो ढिठाई से बोला। अब क्या करूँ या अल्लाह, अगर दरवाज़ा ना खोला तो चची से बातें सुननी पड़ेंगी। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मानेंगी ना? वैसे कौन सा बख्श देती हैं, जो होगा देखा जाएगा। उसे हतमी अंदाज में सोचा। मैंने कहा ना आप शाम को आ जाइएगा, मैं इस वक्त दरवाज़ा नहीं खोल सकती, रुबाब ने कहा। तुम्हें शर्म नहीं आती, दफा हो जाओ हो यहाँ से। पीछे से सारा ने आकर दरवाज़ा खोल दिया। कितनी धूप है बाहर, और मामू को इतनी गर्मी में बाहर खड़ा कर रखा था। दरवाज़ा खोलते हाथ टूटते थे। सारा उसको बुरा भला कह रही थी। वो खामोशी से किचन में आ गई। उसको थोड़ी देर पहले इतनी भूख लग रही थी, और अब इस मनहूस की शक्ल देखकर उसकी भूख ही मर गई थी। उसे सालन बना लिया था, अब रोटी बनाने लगी थी। वो अपने ख्यालों में गुम खड़ी थी कि उसको किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो मुड़ कर देखा, और धक से रह गई। बाकी उसके बेहद करीब खड़ा अपनी गलीज निगाहों से उसे तक रहा था। वो एकदम पीछे हो गई। कुछ चाहिए? रुबाब ने खौफ भरी नजरों से उसको देखकर पूछा। नहीं चाहिए तो कुछ नहीं, बस तुम्हारा दीदार करने को जी चाह रहा था, तुम तो हाथ ही नहीं आती हो। उसने रुबाब की तरफ हवस भरी नजरों से देखते हुए
कहा और उसकी कलाई पकड़ ली। वो घबरा कर पीछे हुई। घबराहट में उसका हाथ चलते तवे पर जा पड़ा। उसकी चीख निकल गई। बाकी ने उसका हाथ भी पकड़ लिया। उसे अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। रुबाब ने खुद को छुड़ाने के लिए उसके बाजू पर अपने दांत गाड़ दिए। उसे बिलबिलाकर कलाई छोड़ दी। वो हाथ छुड़ाकर किचन से बाहर भागी और अपने कमरे में घुसकर दरवाजा लॉक कर लिया। उसको अपने जले हुए हाथ में इतना दर्द महसूस नहीं हो रहा था जितना अपना बेआसरा होना दुख दे रहा था। वो बेड पर औंधे मुंह गिर कर फूट फूट कर रो दिया। आज उसकी माँ होती तो वो यूं अपने आप को छुपा कर अपने ही घर में कमरे में बंद न पड़ी होती। ये घर उसके बाप का था जिसमें वो नौकरों से बदतर हालत में रह रही थी। ये तुमने क्या किया? बाकी सब्र नहीं होता तुमसे? मैं घर पर नहीं थी तो ना आते। मैं ताज अहमद के सामने तुम्हारी तारीफें करती रहती हूँ। इतनी मुश्किल से तो वो कुछ कुछ राजी लग रहा था। अब उसको पता चलेगा तुम्हारा कारनामा तो वो कयामत तक नहीं मानेगा। वो गुस्से में बोली। नहीं आपा, वो बहुत बुज़दिल है, वो किसी को नहीं बताएगी, तुम फिक्र ना करो। वो बेफिक्री से बोला। अच्छा ठीक है, मगर एक बात याद रखना, शादी के दूसरे दिन तुमने उसे मकान के कागजों पर दस्तखत दस्तखत करवा कर मुझे देना है। ये मकान मेरे नाम होना चाहिए, वरना तो तू मुझे जानता है। ठीक है आपा, जैसा तुम कहोगी चाहोगी वैसा ही होगा। बस तुम अब ज्यादा देर ना करो और आज ही बात करो अपने मियाँ से। वो मिन्नत भरे लहजे में बोला। ठीक है, आज फिर बात करती हूँ, वो फैसला कुन अंदाज में बोली। ठीक है आपा, तुम आज बात करो, एक बार शादी हो जाने दो, फिर मैं देखता हूँ कि तुम मेरी बीवी का मकान अपने नाम किस तरह लिखवाती हो। इस मकान पर मेरा हक है। एक बार शादी हो जाए तो मैं दूध में से मक्खी की तरह ना निकाला तो नाम नहीं। उसे सोचा और खबासत से दाढ़ी पर हाथ फेर कर उठ खड़ा हुआ। आसिया बेगम ने आज खुशगवार मूड बना रखा था। जो ही ताज अहमद दफ्तर से आया, आसिया बेगम ने रुबाब को आवाज दी। अरे रुबाब बेटा, अपने चचा के लिए चाय तो ला दो। आसिया बेगम के अंदाज रुबाब को होला रहे थे। उसके अंदर खतरे की घंटी बजी। चाय देकर वो अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद आसिया बेगम अपने असली जलाली रूप में वापस आ चुकी थी और रुबाब को गालियों और कोसों से नवाज रही थी। ताज अहमद उनकी हर बात जैसे तैसे मान लेते थे। वो शरीफ आदमी थे, झगड़े को पसंद नहीं करते थे, इसलिए हर बात पर खामोश रहते, मगर इस मामले में आज उन्होंने साफ इनकार कर दिया था, जो आसिया बेगम से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने ताज अहमद को हर तरह से कायल करने की कोशिश की, क्योंकि वो ये मकान किसी तरह से खोना नहीं चाहती थी। वो चाहती तो अभी भी जबरदस्ती रुबाब से मकान के कागजात साइन करवा सकती थी, मगर वो एक तीर से दो शिकार करना चाहती थी। मकान के साथ 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 निकम्मे भाई का घर भी बसाना चाहती थी, मगर ताज अहमद ने आज साफ इनकार करने के साथ साथ ये भी बता दिया था कि ये मकान रुबाब के अलावा कोई नहीं ले सकता और ये मकान रुबाब भी नहीं बेच सकती। रुबाब के मरने की सूरत में ये घर हुकूमत की मिल्कियत होगा। आसिया बेगम की उम्मीदों पर ओस पड़ गई। वो सख्ते की हालत में बैठी रह गई, लेकिन जब देखा कि गेम उलट गई है तो रुबाब पर चीखने लगी। वो चीख चीख कर शायद ये साबित करना चाहती थी कि वो कमज़ोर नहीं है। वो रुबाब को हस्बे आदत बुरा भला कह रही थी और रुबाब एक कोने में दबी खड़ी ऐसे सुन रही थी जैसे किसी और को कह रही हो। उसके साथ पहले भी कोई अच्छा सलूक नहीं होता था, मगर अब तो आसिया बेगम ने उस पर जिंदगी तंग कर दी थी। पहले भी जुबान की मार के साथ साथ हाथ भी संभाल कर लिया करती, मगर अब वो जख्मी नागिन बनी हुई थी। बात बात पर धुनक के रख देती और रुबाब हमेशा की तरह सब खामोशी से बर्दाश्त करती रही। हवास भागता सी रुबाब ने पीछे मुड़कर देखा और भागकर गली में घुस गई। जाने किसका मकान था? दरवाजा चौपट खुला था। बचने की कोशिश में खुले दरवाजे से अंदर घुसकर जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और खुद दरवाजे से ही टेक लगाकर सांस रोके खड़ी हो गई। गली में मोटर बाइक का शोर गूंज रहा था और वो दरवाजे से लगी थर थर कांप रही थी। अहमद ने शोर की आवाज़ सुनकर सामने फैले कागजात परे हटाए और बाहर आ गया। उसे दरवाजे में ही ठिठक कर रुकना पड़ा। दरवाजे को मजबूती से बंद करने की कोशिश में टेक लगाई लड़की की आंखें बंद थीं। रंगत खौफ से उड़ी, हाथों में फाइल दबी हुई थी। चादर सिरक कर कंधों पर आ पड़ी थी। बाहर बाइक की ब्रेक जोर से चेरचराए तो अहमद जैसे होश में आ गया। उसे बैठक की खिड़की से बाहर झांका। दो लड़के बाइक पर सवार थे। वो कुछ कुछ मामला भांप गया। गालिबन वो उस लड़की के पीछे थे। चंद साने तो वो उलझ कर ही रह गया। क्या करे? अगर लड़की को मुहातिब करता तो लाजमी तौर पर जिस किस्म की डिस्टर्बेंस का वो मुजाहरा करती, चीख वगैरह की सूरत में, तो भाई खड़े लड़कों को उसकी यहाँ मौजूदगी की खबर हो जाती और ये भी मुमकिन था कि वो लड़के दरवाज़ा धकेल कर अंदर घुस आते। उसे चंद लम्हे सोचा, फिर आहिस्तगी से आगे बढ़कर दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। आवाज़ से रुबाब ने खौफजदा होकर आंखें खोली और सामने खड़े अजनबी को देखकर चिल्लाने के लिए मुंह खोला ही था कि अहमद ने बिला इरादा अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। चीख दबी रह गई। अपने साथ मुझे भी मरवाएंगी, वो आहिस्ता से बोला। रुबाब ने खौफजदा नजरों से बाहर दरवाजे की तरफ देखा। कुंडी चढ़ी हुई थी। एक मुसीबत से निकलकर दूसरे में तो नहीं फंस गई, ये ख्याल रूह लर्जा देने वाला था। अहमद ने जैसे उसकी सोच पढ़ ली। आप यहाँ इस कमरे में बैठ जाए, मैं उधर उस कमरे में हूँ, खतरा टल जाए तो चली जाइएगा। उससे कदम बढ़ाए तो रुबाब को लग रहा था जैसे उसके कदमों में जान ही नहीं है।
बेशक अंदर से कुंडी चढ़ा ले। उसे मुतज़्ज़ब देख कर उसे फिर कहा। रुबाब ने नफ़ी में सर हिला दिया और वहीं बैठ गई। अहमद उसके लिए पानी का गिलास ले आया, उसे थाम लिया। इतने में बाहर गली में शोर उभरा, आवाज़ें करीब आ रही थी। उसे पानी पिए बगैर गिलास थामे हुए बैठक की खिड़की से गली में झांका तो धक से रह गई। बाहर गली में लोग जमा थे। बाहर निकलो वरना दरवाज़ा तोड़ देंगे। अहमद ने दरवाज़ा खोल दिया। रुबाब की टांगें कांप रही थी, हाथ से गिलास गिरकर ज़मीन बोस हो गया। हम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम भी बेटियों वाले हैं। दिन दिहाड़े ऐसी दीदा दलेरी। एक आवाज़ आई, आप समझने की कोशिश करें। अहमद ने कुछ कहना चाहा। हम खूब समझते हैं, तुम्हें भी और इस लड़की को भी। तौबा इस्तग़फ़ार। हजूम में से अहमद की बात का जवाब आया। तौबा तौबा, ये लड़की, इसकी चची ठीक कहती है इस आवारा के बारे में, मगर ये इसे पहले आंखों से नहीं देखा था। मगर अब तौबा तौबा। उसने कानों को हाथ लगाया। मोहल्ले की औरतें दीवार से महवे तमाशा थी, साथ साथ बाआवाज़ बुलंद ख्यालात का इजहार भी कर रही थी। अरे मोहल्ले के मर्द शरीफ है, वरना ये चलत्तर लड़की जिसकी फितरत ही मर्दों को अपनी तरफ माइल करना हो, वो भला कैसे बाज रह सकती है। ये नया किराएदार भी इस जैसा है, अकेला रहता है। मैं तो शुरू से ही इसके अकेले रहने के खिलाफ थी। मैं तो कहती हूँ इन दोनों को मोहल्ले से दफान करें, ये तो मोहल्ले की दूसरी लड़कियों को भी खराब करेगी। एक गंदी मछली की वजह से सारा तालाब क्यों गंदा हो। हर किसी की अपनी बोलियां थी। रुबाब का जी चाह रहा था कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। काश यहाँ पनाह लेने ना आई होती, अपने साथ उस बेचारे को भी मुसीबत में डाला। आप लोग मेरी बात तो सुने। एहतजाजी आवाज़ मजबूत थी। ये लड़की मेरे घर पनाह लेने आई थी, इसके पीछे ये दोनों लगे हुए थे। उसने बाकी और उसके साथी की तरफ हाथ से इशारा किया। अच्छा, तो इसके चचा का बेटा, तू इसके चचा का बेटा लगता है जो ये तेरे पास पनाह के लिए आई थी। मैंने खुद 2-3 बार पहले भी रुबाब को इसके घर से निकलते हुए देखा है जी। ये कॉलेज के बहाने से मिलती है। बाकिर का दोस्त मासूमियत से बोला। बकवास बंद करो, वो धाड़ा। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए किसी पर तोहमत लगाते हुए। वाह, ये तोहमत है। रंगे हाथों तुम दोनों पकड़े गए हो। दीदा दलेरी देखो, मानने को ही तैयार नहीं। ठीक है, अगर तुम दोनों बेकसूर हो तो भी तुम दोनों अभी इसी वक्त निकाह करके निकलो इस मोहल्ले से। एक बुजुर्ग ने झगड़े को खत्म करने की नीयत से मसले का हल निकाला। जब मैंने किया कुछ नहीं है तो फिर निकाह कैसा। मैं इसको जानता नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी मंगनी हो चुकी है और इस साल के आखिर में मेरी शादी होने वाली है। अहमद के अंदाज में अजीब सी बेचैनी थी। मैं इससे शादी नहीं कर सकता, वो हतमी लहजे में बोला। अच्छा, इसके साथ दिन दिहाड़े रलियां मनाते हुए मंगनी का ख्याल नहीं आया था? क्या मुफ्त का माल समझ लिया था? बाकिर खबासत से बोला। बकवास बंद करो, मैंने उसको आज से पहले देखा भी नहीं। अहमद गुस्से से बोला। चलो आज तो देख लिया ना। बाकिर की आंखों में अजीब सी चमक थी। अहमद की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। उसे आगे बढ़कर पूरी कुव्वत से बाकिर को थप्पड़ जड़ दिया और गिरेबान से पकड़कर घसीटा। इससे पहले कि बाकिर कोई कार्रवाई करता, अहमद ने मुक्का उसके मुंह पर दे मारा। अगले ही पल वो जमीन पर मुंह के बल गिरा। जब सीधा हुआ तो उसके होंठों से खून निकल रहा था। ये सब तुम्हारी लगाई हुई आग है। बाकिर मुंह पर हाथ रखे और फोल बक रहा था। रुबाब सकते की कैफियत में खड़ी थी। मारो इसको। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मोहल्ले के लड़कों ने अहमद को धुनक कर रख दिया। ज़ईम ने रुबाब की तरफ बेयकीनी से देखा और घसीटता हुआ घर ले आया। उसको चारपाई पर पटका और हाथों और लातों की बारिश बरसा दी। उसने ज़ईम को बताने की बहुत कोशिश की, मगर उसने उसकी किसी बात का कोई एतबार नहीं किया। उसमें ज़ईम का क्या कसूर, वहाँ कोई भी होता यही समझता। बाकिर ने रिश्ते से इनकार की सूरत में उसको अगवा करने की कोशिश की, लेकिन जब वो अहमद के मकान में पनाह के लिए घुसी तो वो भी अंदर चला जाता। मगर रियाज आलम को आता देखकर उसे एक तीर से दो शिकार करने का फैसला किया। मकान तो हाथ से गया ही था, ये लड़की भी हाथ आती दिखाई ना दी तो उसने उसको बदनाम करने का सोचा। रियाज आलम इसी मोहल्ले में रहते थे और पुलिस डिपार्टमेंट में थे और बाकी को अक्सर उनका मेहमान बनने का शर्फ भी हासिल होता था। अगर उनको पता चल जाता कि वो किस इरादे से यहाँ फिर रहा है तो वो उसको यकीनन ना छोड़ते। सोच के शातिर दिमाग में ये आया कि रुबाब को उस किराएदार के साथ बदनाम किया जाए। रुबाब की बदकिस्मती कि वो अहमद के घर पनाह के लिए चली गई। अहमद अकेला रहता था। आज उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए उसे ऑफिस से छुट्टी की थी। यही उसकी बदकिस्मती थी। बाकिर की अहमद से कम ही बनी थी, क्योंकि अहमद ने 1-2 बार उसको मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ते हुए देखा तो मना किया, जिस पर बाकिर भड़क उठा और बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई। वो तो कुछ लोगों ने बीच में पड़कर लड़ाई खत्म करवाई और बात आई गई हो गई, मगर बाकिर ने ऊँट की तरह बैर बांध लिया था। ज़ईम को आज माँ की बातें सच लग रही थी। आसिया बेगम हमेशा की तरह घर पर नहीं थी। उसको घर आए अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि चची आंधी तूफान की तरह आई। उसको बालों से पकड़कर चारपाई से नीचे गिराया और मारना शुरू कर दिया। बेहया, इसी दिन के लिए तुझे पाला था। मुंह काला करके आई। मुंह काला, मुझे पता था एक ना एक दिन ये ऐसा ज़रूर करेगी। बदचलन माँ की आवारा बद किरदार बेटी। वो ज़मीन पर पड़ी सिसक रही थी। आज ज़ईम ने भी उसको छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। शाम को ताज अहमद आए तो आसिया बेगम ने मजीद मिर्च मसाले के साथ उनको सुबह का वाक़या सुनाया और ज़ईम ने भी सच है कि मोहर लगा दी।
आसिया बेगम बोल रही थी और ताज अहमद सर झुकाए खामोशी से सुन रहे थे। मैं कह रही हूँ अब इसको यहाँ से ही नहीं रहने दूंगी। इसकी वजह से कल को लोग मेरी बेटी पर उंगलियां उठाएंगे और ये मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुन लिया तुमने? आसिया बेगम का अंदाज हतमी था। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आता ना? अब सारे मोहल्ले ने रंगे हाथों पकड़ा है इस मनहूस को उस किराएदार लौंडे के साथ मुकाला करते। मेरे भाई में तो 100 ऐप थे, अब देखो कि कौन सा शहजादा आता है महारानी के लिए। आसिया बेगम का लहजा बेहद कटीला था। रुबाब मुंह सर लपेटे अंदर पड़ी पड़ी सब सुन रही थी। उसने अपनी सफाई में एक लफ्ज नहीं कहा। उसको यकीन था कि अब उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। उसने सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया था। 2 दिन बाद निहायत सादगी से उसका निकाह अहमर के साथ हो गया। अब वो उसके घर में थी। पता नहीं उसको मोहल्ले वालों ने शादी के लिए मजबूर किया था या क्या। ज़हीम बता रहा था कि अहमर ने खुद शादी के लिए कहा है। आसिया बेगम ने तो उसको अपनी तरफ से अंधे कुएं में फेंक कर जान छुड़ाई थी। मकान उनके नाम नहीं हो सकता था क्या हुआ? कब्जा तो उनका था ना मकान पर। घर के कागजात तो पहले से ही उनके पास थे। वो अब रुबाब से जान छुड़ाना चाहती थी, सो वो छुट गई। वो सादा से कॉटन के सूट में मलबूस थी। मेकअप के नाम पर फकत लिपस्टिक और बगैर किसी जेवर के, मेहंदी के बगैर साफ शफाफ हाथ। उससे कोई लंबे चौड़े ख्वाब नहीं देखे थे, मगर ऐसा भी नहीं सोचा था आज उसके चंद गिने चुने ख्वाब मट्टी हो गए थे। ना जाने ये शख्स कैसा होगा जिसकी जिंदगी में मैं जबरदस्ती दाखिल कर दी गई हूँ। दरवाजा खुलने की आवाज पर उसे तेजी से खुद को संभाला। झुका सर मजीद झुक गया। गठड़ी बनी लरसती कांपती बाजू घुटनों के गिर्द लपेट कर उसे आंखें मूंद ली। काफी देर बाद उसे आंखें खोली थी। झुका सर उठाकर उसे देखा जो सोफे पर बैठा किसी गैर मरई नुक्ते पर नजरें जमाए हुए था। वो भी उसकी तरह किसी तौर भी दुल्हा नहीं लग रहा था। आम सा सादा हुलिया, ना गले में हार ना कुछ, चेहरे पर खुशी थी। वो काफी देर तक खाली जहन के साथ उसके चेहरे की तरफ देखती रही। उसकी नजरों को खुद पर मरकूज देख कर वो सीधा हुआ, ठंडी आह भरकर उठ खड़ा हुआ और उसकी तरफ आया। जो कुछ हुआ इसमें ना आपका कोई कसूर है ना मेरा कोई दोष। ये सब नसीब का खेल है। मैंने आपको लोगों की ठोकरों से बचाने के लिए ये सब किया है। मुझसे किसी किस्म की तवक्को अबस है। मेरी मंगनी हो चुकी है मेरी मामूजात से। मैं अगर आपसे शादी ना करता तो आपकी चची और उसका भाई आपका जीना दो भर कर देते। संजीदा और गंभीर आवाज से कमरे की पुरस्रार खामोशी पर धावा बोला था। उसे सर झटका और दरवाजा खोलकर दूसरे कमरे में चला गया। एक और इम्तिहान, ना जाने मेरे नसीब में और कितने दुख हैं। अब सब्र का यारा ना रहा और भल भल आंसू बहने लगे। रोशन और चमकदार सूरज खुली खिड़की से अपनी नोकीली किरणें उसकी रोई रोई मुद्दी आंखों पर चिभो रहा था। उसे भारी होता अपना सर बमुश्किल अपने हाथों में थाम कर सुन से वजूद को घसीट कर बिठाना चाहा, मगर कामयाब ना हो सकी। वो रोते रोते सो गई थी। जहन के जागते ही उसने उसको एक एक करके सारी मंजर याद आने लगे। साथ ही आंसू एक बार फिर रवानी से बहने लगे। धड़ धड़ दरवाज़ा बजाया गया। उसे फौरन उठकर दरवाज़ा खोला। अहमद ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। जी, उसे हवलकपन से दरियाफ्त किया। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, दरवाज़ा बंद कर लो। मुख्तसर सी बात करके वो पलट गया था। वो दोनों हाथों से बालों को समेटती उसके पीछे चली आई। तुम्हारे लिए नाश्ते का सामान किचन में रखा है और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। वो जाते हुए उसे मुखातिब हुआ। वो सर हिला कर रह गई। दरवाज़ा बंद करके वो कमरे में आकर घुटनों में सर देकर एक बार फिर सिसकने लगी। कैसा नसीब पाया था बचपन से ऐसी दुखों की दलदल में फंसी कि अब इस दलदल से निकलने के लिए हाथ पांव मारने ही छोड़ दिए थे। आज तक शायद ही कोई दुल्हन ऐसी हो जो एक दिन की ब्याही हो और घर में अकेली पड़ी हो, और दुल्हा ऑफिस। वो कौन सा मुझे जानता है, वो भी पता नहीं मुझे कैसी लड़की समझता है। जिंदगी नए सिरे से रवां दवां थी। उसे यहाँ बज़ाहिर कोई तकलीफ नहीं थी। उसको नए घर में आए हफ्ता हो गया था। उसे घर के कामों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। शुरू में तो अहमद अपना और उसका खाना खुद बनाता था, मगर फिर उसको उसकी ये मसरूफियत अच्छी नहीं लगी। अब वो खुद खाना बनाती थी। वो किचन के कामों के अलावा गैर महसूस तरीके से अहमद के ज़ाती काम भी खुद करने लगी। उसके कपड़ों का ख्याल रखती, जूते टाइयाँ हर चीज़ उसके ऑफिस जाने से पहले तैयार मिलती। वो भी अब गैर महसूस तरीके से उसका आदी हो गया था। हर काम के लिए उसको आवाज़ देता, मगर उनके दरमियान अजनबियत रोज़े अव्वल की तरह कायम थी। उसे बालों में ब्रश करके गीला तौलिया सोफे की बैग पर फैला दिया और दोबारा से बालों में ब्रश करने लगी। अहमद कमरे में दाखिल हुआ तो छिटक कर सोफे के पास रुक गया। रेड एंड ब्लैक कॉन्ट्रास्ट के सूट, प्रिंटेड सूट में उसकी दूधिया रंगत दमक रही थी। रुबाब ने उसकी तरफ देखा। निगाह मिलने पर अहमद ने फौरन नजरें चुराई। रुबाब दुपट्टे के बगैर खड़ी थी। उसने सोफे से दुपट्टा उठाने के लिए कदम बढ़ाए, फौरन मुड़ी, मगर चीख मारकर उसके चौड़े शाने से लग गई। वो भी हवास बाख्ता मुड़ा था। क्या हुआ? उसके खौफजदा चेहरे को देख कर तशवीश से पूछा। फिर उसकी निगाहों की सिमत देखने लगा। फर्श पर एक मोटी ताजी छिपकली थी। अहमद के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट रिंग गई। इससे डर गई?
اس کے شانوں کو مضبوطی سے پکڑے اور رباب کو خفت کا احساس ہوا تو جلدی سے ہاتھ نیچے گرا لیے۔ اسی پل دونوں کی نظریں ملی۔ رباب نے نگاہیں چکا دی۔ احمد جھاڑو اٹھا لایا اور اسے کسی ماہر کھلاڑی کی طرح نشانہ لیا۔ اتفاق سے نشانہ خاصا اچھا تھا۔ وہ پہلے ہی بار میں الٹی پڑی تڑپ رہی تھی اور رباب اپنی چیخیں دبائے منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ وہ چپکلی کو اٹھا کر باہر پھینک آیا۔ وہ آیا تو چائے کا کہنے تھا، مگر چپکلی مار مہم میں حصہ لے کر چلا گیا۔ ٹہنوں سے اوپر شلوار چڑھائے پائپ کے ساتھ صحن دھوتے ہوئے وہ گزشتہ 2 گھنٹوں سے کوشش میں تھی کہ کسی طرح فرش چمک اٹھے۔ اس کوشش میں وہ کافی حد تک کامیاب تو ہو گئی تھی، مگر ایسا کرنے سے دونوں کندھوں میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ کچن کے کاموں اور ہلکی پھلکی صفائی کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ فارغ رہ کر وہ بری طرح اکتا گئی تھی، سو گھر کو چمکانے پر اپنی توجہ مبذول کر لی۔ سب سے پہلے کچن سیٹ کیا، ہر چیز کو الگ الگ ڈبوں میں ڈال کر مناسب جگہ پر رکھ دیا۔ چولہوں کو صاف کیا۔ تھوڑی سی محنت سے صاف شفاف کچن جگمگا رہا تھا، مگر احمد اس کی تمام سرگرمیوں سے بے نیاز اپنی ہی ذات میں مگن رہتا تھا۔ حالانکہ آفس سے واپسی پر اس کو گھر کا کوئی نہ کوئی حصہ نکھرا ہوا ملتا، مگر مجال ہے جو کبھی تعریف کر دے۔ ابھی وہ کمرے میں بیٹھا آفس سے لائی ڈھیروں فائلوں میں سر کھپا رہا تھا۔ گیٹ پر بیل ہوئی تو وہ گئی۔ سامنے ایک خاتون کھڑی تھی۔ رباب نے اپنے حلیے کو کوستے ہوئے ان کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، میں مسز وقار ہوں، اسی لائن میں 2 گھر چھوڑ تیسرا گھر ہمارا ہے۔ میں نے سوچا جا کر مل آؤں۔ احمد تو میرے دیور کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، 1-2 بار ہمارے گھر بھی آئے تھے، ایک ہی آفس میں کام کرتے ہیں دونوں۔ خاتون کافی باتونی لگ رہی تھی۔ رباب ان کو لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی، ان کو بٹھا کر خود احمد کے کمرے کی طرف آ گئی۔ دستک دے کر تھوڑا سا دروازہ تھوڑا سا کھلا، احمد کو مسز وقار کا بتا کر خود ان کے پاس بیٹھ گئی۔ تو جتنی دیر میں احمد آیا، مسز وقار اسے کافی حد تک گھل مل گئی، اور اس میں زیادہ ہاتھ مسز وقار کا تھا، ورنہ وہ تو زیادہ جلدی کسی سے فری نہیں ہوتی تھی۔ احمد کے آنے پر وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ خالی چائے دینا اس کو اچھا نہیں لگا۔ اس نے کل کا رکھا کیک، نیمکو، بسکٹ اور مٹھائی بھی رکھ کر ٹرے سیٹ کر لی۔ جب یہ چیزیں لے جا کر اسے ٹیبل پر سجائیں تو مسز وقار نے اس کو کافی سراہا۔ چیزیں سرو کرنے کے بعد وہ اپنا کپ اٹھا کر احمد کے پاس بیٹھ گئی۔ مسز وقار احمد سے اس کی تعریفیں کرتی رہی اور وہ شرمندہ ہوتی رہی۔ واپسی پر دونوں ان کے کو گیٹ تک چھوڑنے گئے۔ یہ اور بات کہ احمد نے اپنے کمرے کا رخ کیا اور اسے صحن کی راہ لی۔ کچھ دیر صحن کی رگڑائی کے بعد پتہ نہیں اس کے دل کو کیا ہوا، دل کو چھپتا سا گیا تو وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر آ بیٹھی۔ بے اختیار ہی اسے اپنے آپ سے کچھ ڈر سا لگنے لگا تھا۔ بعض اوقات کچھ عجیب سے محسوسات اسے اپنی گرفت میں لے لیتے، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے وہ احمد کے قریب بیٹھی تھی تو وہ ایک دم سے اس کو اچھا لگنے لگا کہ وہ خود ہی گھبرا گئی۔ اتنی غیر یقینی زندگی میں ویسی انوالومنٹ افورڈ ہی نہیں کر سکتی تھی۔ احمد نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ اس کی منگنی اس کی پسند سے، اس کی ماموزات سے ہو چکی ہے اور وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے اسے کوئی توقع نہیں رکھے۔ وہ کافی دیر سے بلا مقصد کچن میں چیزیں الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ چھٹی والے دن اسے اسی کوفت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کچھ نہ کرتے ہوئے بھی مصروف نظر آنا کافی مشکل کام تھا، لیکن وہ اس وقت یہی کر رہی تھی، جبکہ احمد لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز تھا۔ وہاں سے کچن کا اندرونی منظر صاف دکھائی دیتا تھا اور کافی دیر سے اس کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس کی نگاہوں کی زد میں ہے۔ شروع میں وہ اپنا وہم سمجھی، مگر 2-4 بار نظر اٹھا کر دیکھنے پر پتہ چلا کہ موصوف کی توجہ واقعی کچن کی طرف ہے۔ وہ پہلی بار کنفیوز ہو گئی، نہ جانے کیا سوچ رہے ہیں۔ وہ اس کی نظروں کے ارتقاء سے الجھ رہی تھی۔ اسی الجھن میں جیسے تیسے کام نمٹایا، پھر خاموشی سے گزر کر اپنے کمرے میں جانے لگی جب احمد نے پکارا، میرے لیے چائے بنا دو۔ نہایت مختصر سا جملہ تھا۔ احمد ویسے بھی اس سے مختصر بات کرتا تھا۔ رباب چائے اس کو دیکھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ بستر پر لیٹ تو گئی تھی، مگر نیند کا شائبہ تک نہیں تھا۔ صبح احمد دیر تک سویا رہا۔ وہ جب اٹھا تو رباب صفائی کر کے ہی فارغ ہوئی تھی۔ احمد کو ناشتہ دینے کے بعد وہ نہا کر ٹی وی کے آگے بیٹھ گئی۔ ہم کل ملتان چلیں گے، تم ضروری پیکنگ کر لینا۔ پتہ نہیں وہ لوگ مجھے قبول کریں گے بھی یا نہیں۔ احمد نے کون سا قبول کیا ہے جو اس کے گھر والے قبول کریں گے، اس نے سوچا۔ سنو، وہ سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ احمد نے پکارا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میری بات غور سے سنو اور غیر جانبدار ہو کر سنو۔ میں نے گھر والوں کی اجازت کے بغیر، ان کو بتائے بغیر شادی کی ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں نہیں جانتا تھا۔ تمہیں دیکھ کر ان کا رد عمل کیسا ہو سکتا ہے ان کا رویہ بدلے تو میں بھی بدل جاؤں، اس لیے کہ ہر حال مجھے اپنے ماں باپ اور بہنوں کا مان نہیں توڑنا۔ ان کی بہت ساری توقعات مجھ سے وابستہ تھی اور اب ظاہر ہے تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر وہ جان لیں گے۔ تمام صورتحال کو تمہیں خود ہی فیس کرنا ہوگا۔ اگر میں تمہاری مدد نہ کر سکوں تو سوری، مگر تمہیں بہت زیادہ ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ رباب بے تاثر انداز میں بیٹھی رہی جیسے وہ یہ سب پہلے سے جانتی ہو۔ احمد بات مکمل کر کے کھڑا ہو گیا۔ میرے کپڑے نکال دو۔ احمد کمرے میں چلا گیا۔ وہ بھی خاموشی سے اس کے پیچھے اندر آ گئی۔
चलो तो मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करवा दूँ, तुम अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें खरीद लेना। अहमर अपने ऊपर परफ्यूम स्प्रे करता उससे मुहातिब हुआ। वो सर झुकाए बैठी सुन रही थी, लेकिन बोली कुछ नहीं। अहमर परफ्यूम ड्रेसिंग टेबल पर रखकर उसकी तरफ मुड़ा। चलो फिर चलते हैं। अहमद ने रुबाब को उठने का इशारा करके खुद साइड टेबल से की चेन और मोबाइल उठाकर उसके करीब रुका। मैंने कहा है चलो, वो धीमे लहजे में बोला। रुबाब चुपचाप उसके पीछे चल दी। वो थोड़ी बहुत शॉपिंग करना चाहती थी, मगर उसे मगर अहमद ने उसको अच्छी खासी शॉपिंग करवा दी। सफ़र कितना ही तवील क्यों ना हो, बिलाखिर मंजिल आ ही जाती है। ट्रेन ने अपनी मखसूस खटखट की आवाज़ के साथ पटरी तब्दील की और तवील फासलों की थकन को समेटते हुए मुल्तान की पुरशोर फिजा से हम आहंग होने लगी। मुसाफिरों के चेहरे मंजिल पर पहुंच जाने की खुशी से चमक रहे थे, बस एक वही उदासी। पता नहीं अहमद के घर वाले अंदर भी घुसने देंगे या दरवाजे से ही चलता कर देंगे। हाँ, जब साथ लाने वाला ही दस्तबरदार हो तो कोई और क्यों बर्दाश्त करेगा। गेट खुला हुआ था। अहमद से पहले उसे अंदर कदम रखा और उससे आगे चलने लगी। जब उसे तनहा अपने हक के लिए लड़ना था तो अहमद का सहारा क्यों लेती। सामने वाले कमरे से एक प्यारी सी लड़की निकली और अहमद को देखते ही उसकी तरफ भागी। भाईजान आप आ गए। नौशी उजाला देखो, भाई आए हैं। वो चिल्लाते हुए आगे बढ़कर अहमद से चिमट गई। वो दोनों भी अहमद के कंधों से लटक गई। उनमें से एक की नज़र रुबाब पर पड़ी। ये कौन है? तभी अमर को उसका ख्याल आया। वो रुका और पीछे मुड़कर देखने लगा। वो उलझी उलझी सी उसकी तरफ ही देख रही थी। वो पल में कमज़ोर हो रही थी। हालात कभी भी पलटा खा सकते हैं। उसे भी यहाँ से निकाला भी जा सकता है, फिर वो जाएगी कहाँ? उस वक्त उसने दूर गरूब होते सूरज पर नज़र डाली। नौशी उसके करीब आ चुकी थी और उसके गिर्द घूमकर बगौर उसको देख रही थी। भैया बताएं ना, ये कौन है? आपकी दोस्त है? अहमद धीमे से मुस्कुराया। अम्मा का चेहरा बेटे की आमद की खबर पाकर खिला और फिर उसे देख कर मुतज़ब्ज़ब सा हो गया। सलाम करो सासू जी को। अहमद ने सरगोशी की और सरगोशी इतनी बुलंद ज़रूर थी कि अम्मा ने सुन ली। उनका प्यार देने के लिए हाथ उठा रह गया। वो किन अखियों से अमर का जायजा ले रही थी, जो अब यकसर लाताल्लुकी से खड़ा था। क्या कह रहे हो अमर? अम्मा की आवाज़ गहरे कुएं से आई। रुबाब का दिल लरजने लगा। अब मुझे घर से निकाल दिया जाएगा, मैं कहाँ जाऊंगी? उसके हवास जवाब देने लगे। सर चकराने लगा। सब चेहरे धुंधलाने लगे। जहन तारीकी में डूबने लगा। हर तरफ गहरा अंधेरा छा गया। वो चकरा कर गिरने को थी, मगर दो मजबूत हाथों ने थाम लिया। आधी रात को उसकी आंख खुली। प्यास से बुरा हाल था। हलक में जैसे कांटे से उगने लगे हों। उसने मुतलाशी नजरों से इधर उधर देखा। जीरो बल्ब की रोशनी में उसको साइड टेबल पर पानी का जग नजर आया। उसे ग्लास में पानी डाला और एक ही सांस में खत्म कर डाला। भूख भी बड़ी शिद्दत से लग रही थी। पता नहीं कल क्या होगा। आज तो बेहोशी का ख्याल करके नहीं निकाला, मगर सुबह होते ही धक्के देकर निकाल दे। काश अहमद मेरा साथ देता। बेडशीट के डिजाइन पर हाथ फेरते हुए मौसी के बारे में सोच रही थी। अहमद की सांसों की हल्की आवाज़ ने उसे उसकी तरफ मुतवज्जे किया था। कुशादा पेशानी पर बिखरे काले बाल, खड़ी नाक, खूबसूरत बारीक होंठ, गंदमी रंगत, मर्दाना वजाहत का नमूना उसके कितने गरीब और कितने फासले पर था। दिल में उमड़ते अजीब एहसास से घबरा कर उसे निगाह फेर ली। सुबह उसकी आंख खुली तो वो कमरे में नहीं था। उसने ठंडी सांस खारिज की और उठ बैठी। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही बैठी रही। उसने कमरे का जायजा लिया। हल्के सब्ज रंग की कलर स्कीम से कमरा मुजय्यन था। आरामदेह सोफा, बेडरूम, फ्रिज, दीवार गिर अलमारी। अरे आप उठ गई। दोषी ने कमरे के दरवाजे से झांका। रुबाब को जागते पाया तो अंदर आ गई। अब कैसी तबीयत है आपकी? वो खिड़की से पर्दे हटाते हुए पूछ रही थी। आप फ्रेश होकर आ जाए, फिर हम दोनों नाश्ता करते हैं। वो बाहर आई तो हर तरफ खामोशी का राज था। अहमद के बारे में पूछना चाहा, मगर फिर खामोश हो गई। दोनों ने नाश्ता किया। नौशी बोलती रही और वो उसकी बातों के जवाब में हूँ हाँ करती रही। उसको बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अब वो उसको धक्के देकर घर से निकाल देंगे। सोच सोच के कर उसकी दिमाग की नसें फटने लगी। नौशी उसकी जहनी कैफियत से बेखबर बातों में लगी हुई थी, लेकिन जब उसको किसी गहरी सोच में गुम देखा तो वो भी खामोश हो गई। हेलो एवरीबॉडी, कहाँ है भाई सब लोग? नौशी रुबाब को लेकर लॉन्ज में आ गई थी। मारिया आप कैसी हैं आप? पीछे से उजाला आकर मारिया से लिपट गई। नौशी, सानिया, अम्मा सब मारिया के गिर्द जमा थे। वो एक तरफ खड़ी थी। मारिया की नज़र उस पर पड़ी तो उसके बारे में पूछा। अम्मा ने उसका तारुफ अमर के दोस्त की बहन की हैसियत से करवाया। मारिया ने खुशदिली से हाथ मिलाया। क्या नाम है तुम्हारा भाई? मैं तो तुम ही कहूँगी, मुझे ये आप जनाब पसंद नहीं है। वो अपनी मखसूस मुस्कुराहट से उसकी तरफ देखते हुए बोली। रुबाब उसे बस इतना ही कहा। कितना अच्छा नाम है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो मुस्कुरा कर बोली। अच्छा तुम लोग ये बताओ कि वो मजनू के जानशीन कहाँ हैं? सुना है कल से आए हुए हैं, मगर अभी तक मुझसे मिलने नहीं आए। पहले तो फौरन भागे आते थे। तबीयत तो ठीक है उनकी? अम्मा ने नजरें चुराई। कमरे में गए हैं अभी, सानिया ने बताया। तो
वो बड़े इस्तेकाक से उठकर अहमर के कमरे में चल दी। अम्मा ने रुबाब की तरफ शिकायती निगाहों से देखा। रुबाब पर घड़ों पानी आ पड़ा। वो कसूरवार ना होते हुए भी खुद को मुजरिम समझ रही थी। अम्मा उठकर कमरे में चली गई। नौशी को उससे हमदर्दी महसूस हो रही थी, क्योंकि रात को अहमर ने तमाम सूरत हाल सच सच बता दी, और ये भी कि अगर वो ऐसा ना करता तो एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती। अगर ऐसे हालात में भी उसको ना अपनाता तो खुद को कभी भी माफ़ ना करता, तमाम उम्र खुद को मुजरिम महसूस करता। अम्मा, आपने जिस तरह मेरी तरबियत की है, आपको मुझसे ऐसे ही फैसले की तवक्को करनी चाहिए थी। अम्मा खामोश सी बैठी रही। कुछ देर बाद अहमद और मारिया कमरे से हंसते मुस्कुराते बाहर निकले। वो सब एक दूसरे से बातों में लग गए। रुबाब को अपना आप वहाँ गैर अहम लगा तो वो उठकर कमरे से अपने कपड़े ले आई और इस्त्री करने लगी। आयरन स्टैंड लाउंज में ही था। रुबाब के अंदर तेज आंधी सी चल रही थी। अहमद ने उसकी तरफ देखा। रोई रोई आंखें, चेहरे पर शादाबी का नामो निशान तक नहीं था। तासुफ ने दिल में घर कर लिया। वो कुछ अच्छा नहीं कर रहा था। उसने फैसला कर लिया था। नौशी, तुम्हारी भाभी ने क्या चुप का रोजा रखा हुआ है? उसने किनकियों से रुबाब की तरफ देख कर कहा। उसकी बात ने जैसे धमाका किया। रुबाब के हाथ से स्त्री छूटे छूटे बची। मारिया करंट खा कर उठी। क्या कहा तुमने ये? उसने बेयकीनी से अहमर की तरफ देखा। ये, उसने रुबाब की तरफ उंगली से इशारा करके पूछा। अहमर, ये तुमने शादी कर ली? अहमर, वो रोहानसी हो गई। तुमने कुछ भी नहीं सोचा, तुम धोखेबाज। उससे दुख के मारे कुछ बोला नहीं गया। आंसुओं की जलगार से उसकी आवाज घुट गई। हलक में जैसे आंसुओं का गोला फंस गया। कुछ बोला नहीं गया तो वो मुंह पर हाथ रखकर बाहर भागती चली गई। रुबाब के साकित वजूद में जुम्बिश हुई। माहौल में यकलफ खामोशी छा गई। सब एक दूसरे एक दूसरे से नजर चुरा रहे थे। सब घर वालों के लिए ये बात कबूल करना मुश्किल थी, क्योंकि वो शुरू से ही मारिया को उसकी दुल्हन के रूप में देख रहे थे। मारिया अम्मा के भाई की औलाद थी और अहमद के हवाले से उससे उनसियत पहले से भी ज्यादा हो गई थी। ये बात सिर्फ मारिया के लिए ही तकलीफ दे रही थी, बल्कि सबके लिए मकाम हैरत था, क्योंकि ये मंगनी अहमद और मारिया की पसंद से हुई थी। अब उसे जिस तरह से मारिया के साथ साथ सानिया पर भी क़यामत ढाई थी, वो कोई मामूली बात नहीं थी। सानिया की निस्बत अहमद की मंगनी से पहले ही मारिया के बड़े भाई अली से हो चुकी थी। अब जो कुछ हुआ था उसके बाद जो क़यामत आनी थी वो उससे भी कहीं बड़ी थी। अहमद उठकर कमरे में चला गया। वो भी कपड़े वहीं छोड़कर बाहर सहन में निकल आई। हल्की हल्की चलती हवा ने उसकी सोगवारी कुछ और बढ़ा दी। कुर्सी पर बैठकर उसने अपना सर उसकी बैग से टिका लिया। अब अगर अहमद ने दूसरी शादी कर ली तो पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है। इस दिल का क्या करूं जो बगावत पर उतर आया है? क्या मैं उसके बगैर रह सकूंगी? ये मुझे क्या होता जा रहा है? उसने अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया। या रब, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और दुख क्या कम थे कि मोहब्बत का अजाब भी भुगतना बाकी रह गया था। मोहब्बत भी ऐसे शख्स से जिसके नज़दीक मेरी पता नहीं कोई अहमियत है भी या नहीं। नौशी के अलावा कोई भी उससे ज़्यादा बात नहीं करता था। सानिया तो उसको देख कर रुख मोड़ लेती थी। वो अपने आप को उन सब का मुजरिम समझती थी। उसकी वजह से कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। काश मैं भी बाबा के साथ ही मर जाती। एक मेरे ना होने से दुनिया के काम तो नहीं रुक जाते, बल्कि मेरे ना होने से बहुत से लोगों की ज़िंदगियां तबाह होने से बच जाती। नौशी को भाभी बहुत पसंद आई थी। वो हर वक्त उससे चिपकी रहती। भाभी, आप अपने बाल खुले रखा करें, कितने अच्छे बाल हैं आपके। रुबाब अभी अभी नहा कर आई थी और अपने लंबे बालों को सुखा रही थी। नौशी को लंबे बाल बहुत पसंद थे। सो से तारीफ में कंजूसी नहीं की। नहीं भाई, मैं तो इन बालों से बहुत तंग हूँ, मैं तो उनको कटवाने का सोच रही हूँ, रुबाब ने उलझते हुए कहा। खबरदार जो तुमने ये बाल कटवाए, अहमद ने किताब बंद करते हुए कहा। तुम्हें इन बालों से क्या तकलीफ क्या है? वो बेड से उठते हुए बोला। रुबाब ने खुशगवार हैरत से अहमद की तरफ देखा। वो भी उसकी तरफ देख रहा था। क्या फ़ायदा इन लंबे बालों का जो 6 फुट के बंदे को जकड़ नहीं सकते? वो सोच कर रह गई। अहमद बाहर चला गया। वो कमरे में अकेली बैठी थी कि अम्मा चली आई। खामोशी से उसके करीब बैठ गई। कोई काम था? उसने पूछा, क्योंकि जब से वो यहाँ आई थी अम्मा ने उसको कभी खुद से ना तो मुखातिब किया था, ना उसके कमरे में आई थी। मारिया को तो अब सब पता चल गया है, ये तो तुम जानती हो, वो बिला तमहीद कहने लगी। खबर नहीं अब क्या तूफान आए। मैं तो चाह रही थी कि मारिया अब दुल्हन बन कर आ जाए तो फिर मसला इतना नहीं रहेगा, मगर उसे साफ मना कर दिया है। पता नहीं क्या होने वाला है। वो ठंडी आह भरकर खामोश हो गई, जबकि रुबाब इस खबर से लरज ही गई। तो क्या अहमद मारिया को ब्याह लाएगा? मैं कभी खुश हो ही नहीं सकती। जहाँ खुशी ने दस्तक दी, सैकड़ों दुख भी आन मौजूद होंगे। मैं क्या करूँ यार अब? अम्मा तो उठ कर चली गई, मगर उससे तो उठा ही नहीं जा रहा था।
जैसे तैसे एक महीना गुजरा। उसका गैर यकीनी मुस्तकबिल मुंह फाड़े सामने खड़ा था। आंसू बहने को हर वक्त तैयार रहते थे। सुबह से सब लोग मारिया की तरफ गए हुए थे, वो घर में अकेली थी। अहमद को भी वापस गए हुए 15 दिन से ज्यादा हो गए थे। वो छत को घूरते घूरते तंग आ गई तो बाहर निकल आई। हर तरफ खामोशी का राज था। वो बैठे बैठे थक गई तो उठकर दोबारा अंदर जाने लगी कि डोरबेल की आवाज पर घर की खामोश फिजा में इर्तवाश पैदा हुआ। वो हड़बड़ा कर वापस मुड़ी। वो समझी कि सब लोग वापस आ गए हैं। उसने जल्दी से गेट खोला तो सामने अहमद खड़ा था। रुबाब की सूजी हुई मतोरम आंखें देखकर वो चौंका। वो रोई है, उसको मलाल ने आन घेरा। वो चुपचाप उसके करीब से गुजर कर अंदर चली आई। वो दिल ही दिल में पशेमान होता अंदर आ गया। सब लोग कहाँ हैं? उसने घर में खामोशी महसूस की तो नरमी से पूछा। सब मारिया के घर गए हैं, उसको शादी के लिए आमादा करने। उसे जख्मी नजरों से उसकी तरफ देखकर कहा। तुम नहीं गई? अहमद गहरा सांस लेकर आरामदेह अंदाज में सोफे पर बैठ गया। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रुबाब ने जवाब दिया। क्या हुआ? उसने तशवीर से पूछा। सर में दर्द था, अब ठीक हूँ। आपके लिए चाय लाऊं? रुबाब ने पूछा। हाँ। उसने ठंडी सांस भरी और उठ खड़ा हुआ। जब तक मैं फ्रेश हो जाऊं। पता नहीं क्यों ये लड़की दिल से करीब महसूस होने लगी है। वो उसकी तरफ देख कर रह गया और लंबे लंबे डग भरता कमरे में चला गया। और रुबाब किचन में चाय बनाने में अहमद आफंदी, 3 बहनों का इकलौता भाई और माँ बाप की उम्मीदों का वाहिद सहारा। बहनों ने हाथ का छाला बना रखा था, लेकिन उसके बावजूद वालिदैन ने शेर की निगाह रखी। शायद इसलिए मैं एक अच्छा बेटा, अच्छा तालिब इल्म और शायद एक अच्छा इंसान भी बना। मेरी तरफ से कभी मेरी फैमिली को कोई शिकायत नहीं मिलती थी। सानिया मुझसे 2 साल छोटी है। सानिया का रिश्ता बचपन से ही मेरे मामू ज़ाद अली से तय था। मामू का घर हमारे घर के बिल्कुल सामने था। दिन में 10 चक्कर यहाँ से वहाँ के लगते। मारिया अपने घर वालों के साथ साथ हमारे घर भर की भी लाडली थी, बेइंतहा शरारती और शौक चंचल। उसकी अम्मी उसके ज़्यादा बोलने से चिढ़ती थी और उसके हर वक्त चिढ़ते रहने से नालां रहती थी। उनका ख्याल था कि बंदा एक बार खा ले, ये क्या हर वक्त मुंह बकरी की तरह चल रहा है। फिर पता नहीं कैसे मारिया मुझ में इंटरेस्ट लेने लगी। वो भी मुझे अच्छी लगती थी, मगर मैं वट्टे सट्टे के खिलाफ था, क्योंकि ऐसी शादियां बहुत कम ही कामयाब होती हैं। लेकिन मारिया ने अपनी बनवाई और यूं हमारी मंगनी सादगी से हो गई। मारिया की गैर मामूली तवज्जो से मैं भी उसकी तवज्जो का आदी हो गया। जब भी लाहौर से आता आते ही मामू के घर चला जाता। जब से मंगनी हुई थी मेरा दिल लाहौर में दिल नहीं लगता था। मैं हर हफ्ते मुल्तान ज़रूर जाता। इस साल के एंड में हमारी शादी होना थी। लाहौर में मैं जहाँ रहता था वहाँ हम 4 लड़के एक कमरा शेयर करते थे। इससे मुश्किल तो बहुत होती थी, मगर दूसरा कोई ढंग का ठिकाना नहीं मिल रहा था। 8 माह जैसे तैसे उस डिब्बे में गुजारे। आखिरकार बड़ी मुश्किलों से एक मकान मिल गया, जो मेरे लिए कुछ ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा था। मोहल्ले वालों ने मेरे अकेले रहने पर काफ़ी एतराज़ किया और मालिक मकान से भी कहा कि अकेले लड़के को मकान में ना रखे। मगर मालिक मकान को भी शायद दूसरे किराएदार नहीं मिल रहे थे, इसलिए ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। मोहल्ले वाले मेरे अकेले होने की वजह से मशकूक नज़रों से देखते थे। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम से काम रखा। सुबह ऑफिस, शाम को घर। कभी कभी सामने नुक्कड़ वाली दुकान पर चला जाता। एक दिन मैं दुकान पर बैठा था, 2-3 और लड़के भी थे कि बाकिर को मोहल्ले की लड़कियों पर जुमले कसते देखा तो उसको मना किया, मगर वो तो हत्थे से उकड़ गया और बात लड़ाई तक जा पहुंची। दुकान पर बैठे लोगों ने झगड़ा खत्म करवाया। उसके बाद मैं अगले दिन मुल्तान चला गया। उसके बाद मैं अगले दिन मुल्तान चला गया। 2 दिन घर वालों के साथ गुजार कर वापस आया। सफ़र की थकन से मेरा बुरा हाल था। हल्का सा बुखार भी महसूस हो रहा था। सुबह उठा तो सुस्ती सी महसूस हुई तो मैंने ऑफिस से छुट्टी कर ली। मैंने सर दर्द की गोली खाई और सो गया। दोपहर 12 बजे मेरी आँख खुली। मैंने खुद को काफ़ी बेहतर महसूस किया। मेरा मूड चाय पीने का हुआ तो किचन में आ गया। देखा तो दूध खत्म था। मैं दूध लेने दुकान पर गया। दूध लेकर आया तो दरवाज़ा बंद करना भूल गया। मैं चाय पीने के बाद ऑफिस से लाई फाइलों में सर देकर बैठ गया। तकरीबन आधे घंटे बाद मैंने शोर की आवाज़ सुनी तो कागज़ों के ढेर को एक तरफ किया और उठकर बाहर आया तो मैं ठिठक कर रुक गया। सामने एक लड़की दरवाजे को बंद करने की कोशिश में उससे टेक लगाए खड़ी थी। लड़की दरवाजे से लगी थर थर कांप रही थी। लड़की ने आंखें बंद की हुई थी। खौफ से उड़ी रंगत, दोनों हाथों में दबी फाइल उसको कॉलेज गर्ल जाहिर कर रही थी। चादर से रख कर कंधों पर पड़ी थी। बाहर बाइक के ब्रेक चिरचिराए तो मैंने उससे नजरें हटाकर बैठक की खिड़की से बाहर झांका। बाकिर और उसके साथ एक और लड़का गली में खड़े थे। मैं मामले को फौरन समझ गया। गालिबन वो उस लड़की के पीछे थे। चंद साने तो मैं उलझ ही गया कि क्या करूं क्या ना करूं। अगर लड़की को मुखातिब करूं तो वो लाजमी तौर पर चौंकेगी और जितनी वो खौफजदा थी तो शायद चीख ही पड़ेगी। इस सूरत में बाहर खड़े लड़कों को उसकी यहाँ मौजूदगी की खबर हो जाती और मुमकिन था कि वो लड़के दरवाज़ा धकेलकर अंदर घुस आते। मैंने चंद लम्हे सोचा, फिर आहिस्तगी से आगे बढ़कर
दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। आवाज़ से लड़की ने खौफजदा होकर आंखें खोली और सामने मुझे देख कर चिल्लाने के लिए मुंह खोला ही था कि मैंने बिला इरादा अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। चीख दबी रह गई। अपने साथ मुझे भी मरवाएंगी क्या? मैं होले से बोला। उसे खौफजदा नजरों से दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे की कुंडी चढ़ी हुई थी। वो शायद मुझे गलत समझ रही थी। यकलख्त तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैं उसकी कैफियत समझ गया। आप यहाँ बैठ जाए, मैं उधर उस कमरे में हूँ। जब खतरा टल जाए तो चली जाइएगा। जब मैंने कमरे में जाने के लिए कदम बढ़ाए, मुझे उसके पास से गुजरना था तो वो जैसे कांप रही हो। मैंने उसको मुतज़्ज़ब देख कर उसे कहा कि वो बेशक अंदर से कुंडी चढ़ा ले, मगर उसे नफ़ी में सर हिला दिया और वहीं बैठ गई। मैं उसकी हालत के पेश नज़र उसके लिए पानी ले आया, उसे गिलास थाम लिया। इतने में बाहर गली में तेज़ 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 शोर की आवाज़ें आने लगी, तो उसे पानी पिए बगैर गिलास थामे हुए बैठक की खिड़की से गली में झांका तो उसकी शक्ल देखकर मैं समझ गया कि क्या होने वाला है। लोगों ने वहां तरह तरह की बातें शुरू कर दी। लड़की पर मोहल्ले की औरतें इल्ज़ाम लगा रही थी। मेरे बारे में भी कहा गया कि वो अक्सर मेरे घर आती है, और भी कई इल्ज़ामात में चकरा कर रह गया। ये सब बाकिर की लगाई हुई आग थी। उसकी बकवास से तंग आकर मैंने उसको मारा। एक आदमी ने मुझे उस लड़की से फ़ौरन निकाह के लिए कहा, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। बाकिर अपनी बकवास से बाज ना आया तो मैंने उसकी ठीक ठाक टुकाई कर दी, जिसके जवाब में तमाम मोहल्ले वालों ने मिलकर मुझे बहुत बुरी तरह मारा। अगले दिन उस लड़की का चचा मेरे पास आया और उससे शादी करने का कहा। मैंने उसको अपनी मजबूरी बताई और उनको यकीन भी दिलाया कि लोग जो कुछ कह रहे हैं वो सब गलत है, और उनको बाकिर की तमाम बात बता दी कि वो उसके पीछे लगा हुआ था। उन्होंने बताया कि उनको अपनी भतीजी पर एतबार है, और ये भी कि ये बाकिर की लगाई हुई आग है, मगर इससे उस लड़की की ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई ना। उन्होंने मेरी मिन्नत की कि मैं उससे शादी कर लूँ, वरना उसकी चची उसकी ज़िंदगी अजाब कर देगी, और रुबाब के साथ उसकी तमाम ज़्यादतियों को बताया। जब मैं ना माना तो ताज अहमद मेरे कदमों में गिर पड़े और रो रो कर मिन्नत भरे लहजे में दरख्वास्त की। अब मैं इतना भी संगदिल नहीं था। इस तरह ये शादी हो गई। मैंने शादी तो कर ली, मगर ज़हनी और दिली तौर पर खुद को तैयार नहीं कर सका इस नए रिश्ते के लिए। वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस तरीके से मेरे दिल में घर करती गई, और अब मैंने फैसला कर लिया है कि उसको मज़ीद दुख नहीं दूंगा। मारिया को तो ना रिश्तों की कमी है ना तहफ़्फ़ुज़ की, मगर रुबाब रिश्तों और मोहब्बतों को तरसी हुई लड़की है। उसको मोहब्बत के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ की भी ज़रूरत थी, और अब उसको ये सब ज़रूर दूंगा। मैंने अपने आप से अहद किया है। सानिया आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज शाम को अली के घर वाले शादी की तारीख लेने आ रहे थे। सानिया सुबह से ही किचन में मसरूफ थी। रुबाब लाउंज में बैठी बेदिली से टीवी देख रही थी। उदासी ने उसके दिल में के अंदर डेरे डाल रखे थे। अहमद उसके करीब सोफे पर बैठ गया। चाय तो पिलाओ, सर में दर्द हो रहा है। वो सर को दोनों हाथों से दबाते हुए बोला। वो उठकर किचन में चली आई। सानिया काम करते हुए गुनगुना रही थी। रुबाब ने सानिया की तरफ देखा। उसके चेहरे पर सच्ची खुशी का अक्स था। चेहरे पर ऐसे रंग थे कि एक लम्हे को तो रुबाब निगाह हटाना ही भूल गई। उसके चेहरे पर आने वाली खुशियों का अक्स वाज़ेह था। वो दिल में उसकी खुशियों के दायमी रहने की दुआ करती आगे बढ़ी। कुछ चाहिए था? सानिया ने खुशगवार लहजे में उससे पूछा। वो हैरान हुई कि वो तो उससे बात ही नहीं करती थी, और आज वो चाय बनानी थी। रुबाब ने कहा, अच्छा तो बनाओ ना, उसे मुस्कुराते हुए कहा। वो चाय लेकर कमरे में आई तो अहमद आराम में शलवार कमीज में मलबूस बेड पर लेटा हुआ था। ये चाय। रुबाब ने चाय साइड टेबल पर रखी। वो बेड ग्राउंड से टेक लगा कर बैठ गया। रुबाब बाहर जाने लगी तो उसे पुकारा, रुबाब इधर बैठो। वो खामोशी से बैठ गई। अहमद ने गहरी नजरों से उसको देखा। मुझे तुमसे बात करना थी, उसने तमहीद बांधी। मुझे भी आपसे बात करना थी, रुबाब धीरे से बोली। हाँ बोलो, अहमद ने कहा। वो आप मारिया से शादी कर लें, मैं एक कोने में पड़ी रहूंगी। आंखों में मौजूद नमी को छुपाने के लिए वो नजरें झुकाकर बोली, मेरी वजह से आप अपना ये प्यार ना छोड़ें। तुमने अपने बारे में क्या सोचा? अहमद ने उसकी बात के जवाब में सवाल पूछा। रुबाब ने इस तरह अंदाज में पहलू बदला। आपकी मर्जी, जैसा आप कहेंगे, रुबाब बोली। जिंदगी तुम्हारी है, तुम अपने बारे में बेहतर फैसला कर सकती हो, अहमद ने कहा। जिंदगी? उसे तलखी से कहा। जिंदगी का क्या रिश्ता है मुझसे? जिंदगी ने तो मुझसे अपना हर रिश्ता तोड़ लिया है। वो इससे जाया अंदाज में हंसी। मुझ जैसी लड़कियां जिनके सरों पर माँ बाप का साया नहीं होता, उनके नसीब में दर दर की ठोकरें होती हैं। वो रोंदी हुई आवाज में बोली। उसके लहजे में किरचियों की चुभन थी। लेकिन मैं किस खुशी में मारिया से शादी कर लूं, जबकि वो खुद मुझसे शादी नहीं करना चाहती। अहमद उसके चेहरे पर निगाहें जमाते हुए बोला। उसे चौंक कर सर उठाया। रुबाब उसके बदले हुए अंदाज को देख कर रह गई। वो उसको वारफ्तगी से तक रहा था। मारिया साफ दिल लड़की थी, इसलिए उसे जब अपने भाई अली को उदास देखा तो उसे रहा नहीं गया। उसके साथ तो जो तकदीर ने किया था तो किया। वो अपने भाई को भी उसी आग में जलने के लिए डाल दे। उसने बहुत मुश्किलों से बाकी घर वालों को मनाया, और आज शाम वो लोग शादी की तारीख रखने आ रहे थे। रुबाब हैरान हैरान सी बैठी अहमद को देख रही थी। अहमद ने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब बिठा लिया। रुबाब, तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। मारिया मेरी पसंद थी, जबकि तुम मेरी मोहब्बत हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मेरे बगैर नहीं रह सकती हो।
وہ پریقین انداز میں بولا، لیکن میں تمہاری بات ضرور مانوں گا۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں ٹال سکتا، اس لیے میں نے ابھی ابھی فیصلہ کیا ہے کہ ماریا سے شادی کر لوں۔ رباب نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھ کر اس کو دھکیلتے ہوئے بولی، میں آپ کی جان لے لوں گی۔ وہ کہکا لگا کر ہنس دیا، میری جان، اب اس دل میں کسی اور کی گنجائش ہی کہاں ہے؟ اندر باہر تم ہو، میرا پیار تم ہی ہو۔ وہ اس کے بالوں کو چھیڑتے ہوئے گنگنایا۔ احمد کے پیار بھرے لہجے کی خوشبو نے اس کی روح کو مہکا دیا۔ پہلے مجھ سے وعدہ کرو، نئی زندگی کا آغاز اس عہد کے ساتھ کرو گی کہ پچھلے موسموں کی تمام کلفتیں بھلا دو گی۔ میں نے بھی تمہارے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس پر میں شرمندہ ہوں، میں اس کا ازالہ کر دوں گا۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، ماضی میں بہت سی تلخ یادوں کا بھی ساتھ ہوتا ہے، تمام تر تلخ یادیں کھرچ کر میرے ساتھ زندگی کے نئے سفر پر نئی یادوں کے سنگ چلو۔ اس نے اپنا لمبا چوڑا ہاتھ پھیلا دیا تو رباب نے اسبات میں سر ہلا کر اس کے پہلے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ احمد دلکشی سے مسکرا دیا، چاروں اور پھول ہی پھول کھلے تھے، ہر طرف خوشیاں رقصاں تھیں۔